हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो भाई? शाबाश शाबाश। नमस्ते सर। रेखा पांचाल, सोमवीर वर्मा, राम राम सर जी। सुमित, राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम। आ जाओ। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ही ने एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है फॉर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, और इसके अंदर आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है। हम लोगों ने गाय का टॉपिक पूरा कर लिया, और कल की क्लास के अंदर जो हमारी जो कल यानी बुधवार को जो क्लास थी, उसके अंदर हमने भैंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन टाइप, भैंस किस कुल परिवार से बिलोंग करती है, किस फाइलम से, किस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, दलदली भैंस कौन सी होती है, जलीय भैंस कौन सी होती है। अपने जो भारत में पाया करो जलीय है, दलदली जो विदेशी नस्ल की भैंस है वो है। ठीक है, भैंस से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे, किस जिला में सबसे फालतू भैंस हिसारगा में है, सबसे कम पंचकुला में, दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा पूछ ले तो जींदगा में है। जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, कितने दिन की गर्भावधि हो, जवानी का दाव है, एंड बैंड, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके। टोटल भैंस की नस्लों को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। ये चीज भी पढ़ ली, भारी, मध्यम और हल्की, 3 श्रेणी के अंदर हमने भैंसों की नस्लों के अंदर भैंसों की नस्लों को बांटा था। ठीक है सर जी, 60 नंबर है डीएससी हरियाणा पुलिस में। कितने पूरे चांस है राहुल जांगड़ा, इसमें पूछने की जरूरत है, पूरे चांस है। आज हम लोग इससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज की क्लास के अंदर हमारा भैंस वाला टॉपिक हो जाएगा पूरा। उसके बाद फिर हम लोग कल बकरियों के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा कि कल की क्लास के अंदर ही बकरी पूरी करवा दूं। उसके बाद फिर परसों भेड़ के बारे में। ऐसे धीरे धीरे समझ लो 25 दिन के अंदर आपकी एनिमल हस्बेंड्री पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये, तारे फिजिकल शुरू होने उससे पहले तारी एनिमल हस्बेंड्री पूरी करवा दूंगा। ठीक है, सॉरी सर लेट होगी, कोई बात नहीं भाई। दीपक कुमार, बिग फैन ऑफ यू, पढ़ाने का तरीका जबरदस्त। अरे धन्यवाद मेरे भाई। चलें भाई, देखो तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान का मतलब मैं आपको दिन में हरियाणा जी के अंदर ही बताया था। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? रिसर्च। ठीक है भाई, भैंस के ऊपर जो रिसर्च जो सेंटर है, सेंटर लेवल का, वो कहां पर है? अब जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर भैंस होगी, भैंस सबसे ज्यादा कड़ा है हिसार जिला के अंदर है जी। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी भैंसा पर रिसर्च उड़े तो होगी, जब भैंस सबसे ज्यादा होंगी तो अनुसंधान सेंटर भी कहां पर होगा? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आपको अनुसंधान सेंटर मिलेगा। ठीक है, कहां पर? हिसार जिले के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना पूछ ले तो 1985 के अंदर क्या इसकी आपकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया। उसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर आता है इसके अंदर, वो ये आता है जो हमारे विश्व भर की सारी भैंसें हैं। अब यहां पर ना भारत की बात होने लग रही, ना किसी और देश की, पूरे विश्व की, पूरे संसार की। संसार भर के अंदर जितनी भैंसें हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक तो एशियन भैंसें। एशियन का मतलब जो अपना एशिया महाद्वीप हो गया, जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और रूस राष्ट्र, चीन चांद सारे देश आगे, तो ये होगी एशियन नस्ल की भैंस जो आड़ा भैंस पावा। दूसरी है अफ्रीकन नस्ल की भैंस, जो अफ्रीका महाद्वीप का नहीं पाओ, अफ्रीकन नस्ल की भैंस। तो 2 नस्लों की भैंस मिलती है अगर हम विश्व के आधार पर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, विश्व की समस्त भैंसों को, विश्व की समस्त भैंसों को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया भाई, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं आपके? एक तो आपके पास एशियन भैंसें, एशियन का मतलब जो एशियन महाद्वीप के ऊपर है, और दूसरी है अफ्रीकन। ठीक है, अफ्रीकन महाद्वीप का नहीं पाओ, अफ्रीकन। तो 2 टाइप की मतलब की श्रेणियों के अंदर क्या हमने विश्व भर की भैंसों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। ओके जी, अब हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैंसों की नस्लों के बारे में। कल हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है जी? मुर्रा नस्ल की भैंस की नस्ल है, जो कि हरियाणा के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये फैक्टर हमने सिर्फ पढ़ा था। अब हम लोग इन नस्लों के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक फैक्ट पढ़ने का काम करेंगे। हेलो सर, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है बैच में? निहाल सिंह हो जाएगा भाई बैच में मोबाइल नंबर। आप जो हेल्पलाइन नंबर उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। ठीक है,
अब इस कमेंट को बार बार मत करना भाई। अंजलि ये आडी बात ना करे, अगर एनिमल हस्बेंड्री टोटल कितनी क्लास हुई बेरा है कि यार कितनी हो है होना 50 भी हो जाए, होना कि मेरा 20 क्लास में लिपट जाए सारी। धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलना हाँ कि मेरा कितनी क्लास में खत्म हुआ है। ओके क्या हुआ, मैं HP की एक मंथ से कर रहा हूँ, कंटिन्यूस करूँ क्या कर रहा है भाई एक मंथ से, ये चीज तो बता। तो अब हम लोग इन नस्लों के बारे में पढ़े। सबसे पहले आती है हमारे पास मुर्रा नस्ल की भैंस भाई। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है भाई, ठीक है। और सर्वाधिक हम लोग बात करें तो उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह कहां पर देखने को मिलती है, HR में सर्वाधिक देखने को मिलती मुर्रा नस्ल की भैंस, सर्वाधिक मिलती है। दूसरी खास बात क्या है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है हरियाणा की सर्वाधिक। और अगर गायें पूछ रहे तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बताओ साहिवाल, ठीक है। हरियाणा की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें गाय की तो कौन सी थी, होल्स्टियन फ्रीजियन, ठीक है। तो हरियाणा की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल हमारी मुर्रा नस्ल। तो मुर्रा भैंस कैसी होती, काले रंग की होती है। तो मुर्रा भैंस को क्या काला सोना भी बोला जाता है हरियाणा के अंदर, क्या बोला जाता है, काला सोना भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये काले रंग की होती है तो इसको काला सोना भी हम लोग बोल देते हैं अक्सर वैसे क्योंकि हमारी मतलब एक तरीके से इनकम का साधन है ना, तो इसलिए इसको क्या है काला सोना भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है जी, छोटा सिर पाओगे, छोटे कान पाओगे और छोटे सींग पाओगे, ठीक है। चीजें समझ में आया। तो इसकी पहचान क्या है, लिखेंगे सभी साथी पहचान कौन, हरियाणा पुलिस। ये आगे जब तुम लागोगे ना गाड़ियां पे लिखा है अगर है हरियाणा पुलिस वाले जो करता कांस्टेबल लगा हुआ गाड़ी गुड्डी चलाओगे तो उस गाड़ी पे लिखा हुआ पहचान कौन, नीचे लिखा हुआ हरियाणा पुलिस, ठीक है। पहचान क्या है, छोटा सिर पाओगा और छोटे सींग पाओगे भाई देखना। ये हमें क्या है इसकी पहचान देखने को मिलती है किसकी, मुर्रा नस्ल की भैंस की। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। सींग छोटे हैं, सिर भी छोटा है, थन भी छोटे छोटे पाओगे, इतने पुछ नो करके दूध काट दिया, ठीक है। तो इसके जो आपके थन हैं वो भी कितने पाते हैं, छोटे थन देखने को मिलते हैं, छोटे थन। थन का मतलब समझ गया ना, जहां से दूध देती है उसको थन बोलते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस के थन कैसे देखने को मिलते हैं हमको, छोटे साइज के हमें इसके थन देखने को मिलते हैं। ओके जी। अब ये जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ना, इसका एक अन्य निक नेम भी जिसके नाम से फेमस है, ठीक है। पूरे उत्तर भारत के अंदर भाई इसको दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। पूरा जो हमारा उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको दिल्ली बफेलो भी बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ ले दिल्ली बफेलो के नाम से किस भैंस को जाना जाता है, तो दिल्ली बफेलो के नाम से स्पेलिंग देख लियो भाई, बफेलो भी कहते हैं किसको, बफेलो भैंसे तो है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या दिल्ली बफेलो भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। मुर्रा नस्ल के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने, याद हुए नहीं, एक बार के लिए बताओ। सिंपल सी चीज है, हरियाणा का मैं पाई जाओ सबसे ज्यादा दूध देने का काम करा है, काला सोना भी इसको बोल देते हैं, छोटे थन है, छोटे सींग है, छोटा मुंह है, ठीक है। और क्या हो गया इसका, मैं और इसको दिल्ली बफेलो बोलते भैंस। और इसके बारे में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही पूछता है एग्जामिनर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगली नस्ल की भैंस के ऊपर चलो एक बार के लिए बताओ क्या हुआ। अंकुश सर 50 नंबर वाले का भी नाम आएगा क्या हरियाणा पुलिस में, भाई मेरे को नहीं पता यार। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट है, मैंने कह दू ना को नहीं आवा और बाय चांस आ भी जा फिर तो मेरी गाला काटोगे तना तैयारी कौन करने दी, मानो है बात है। इब सिस्टम पता यार के है, इब डिपेंड करे यार कितने गुणा बुलावा हैं। जैसे वैसे तो रूल तो 10 गुणा का है, 10 गुणा तो सिर्फ एग्जाम में बिठाने हैं। ये फिजिकल खातर इनकी मर्जी है कितने गुणा बुलावा, ये 20 गुणा भी बुला सकें फिजिकल में, 30 गुणा भी बुला सकें, 40 गुणा भी बुला सकें, वो इनकी मर्जी है कि मेरा कितने गुणा बुलावा है। ये मैं कट ऑफ बता दो 20 गुणा का हिसाब था, वह कट ऑफ चली जाएगी 60-61 नंबर पे, फिर तो रोन लाइक जाओगे इतना भी कौन जाओ, इतना भी कौन जाओ। पिछली बार 4 गुणा था, अब की बार 10 गुणा है, तो भी इतनी पे जाएगी क्या। अरे तुम खुद प्रैक्टिकल होगी, सोच भी तो लो, पिछली बार 3.5 लाख बालक पास थे, कल 7 लाख बालक पास है, डबल है, वह चीज़ भी तो सोचा करो। अरे भैया एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो फिर तकड़े वो लगे तरह टेंशन क्यों लेता हम। क्या हुआ 1800 से 2500 लीटर दूध
कौन है? महान कटारिया। भाई ये कोई नहीं पूछता कितने लीटर दूध दे वह, ठीक है, आज तक कभी नहीं आया। सिर्फ जो चीजें बताई जाती उतना ही पूछना। तो गां का भी कह देंगे गां कितने से कितने लीटर दूध देती है, ऐसे नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। यहाँ को इनको VLD नहीं लगना, ठीक है। 10% आने हैं मुश्किल था, ठीक है। 10% में इतना ही सौदा करवाया जाएगा। ओके, अगला जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसका नाम है, जो अगली जो भैंस की नस्ल है उसका नाम है बदावरी। कौन सी है? बदावरी। बदावरी क्या हमारी अगली भैंस की नस्ल है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है भाई। सारे तैयारी करो अपना बढ़िया डाले फिजिकल की, ठीक है। लाग गया जाओ है तो बहुत बढ़िया है, तैयारी करने में कुछ नहीं जानता तारा। बाय चांस 1% मान लो नंबर ना भी आया तो भी ग्रुप डी का में नंबर आ जाएगा। तैयारी खराब तो नहीं जाएगी, वह तैयारी ग्रुप डी के अंदर काम आ जाएगी। तो तैयारी करते रहो, तैयारी के प्रति मत सोचो तुम। ओके सर, आपने मेरा मैसेज नहीं देखा पूनम के? देखो तेरा मैसेज में। अब देखो क्या है, बदावरी जो नस्ल की भैंस, इसकी खास बात क्या है? इसकी पहली तो खास बात यह है, तांबे का रंग होता है ना, थोड़ा बदामी बदामी सा रंग, वैसा इसका रंग देखने को मिलता है। बदावरी नस्ल की भैंस का रंग कैसे देखने को मिलता है? जैसा तांबा होता है ना, तांबा, तांबे जैसा हमें बदामी टाइप का रंग इसको देखने का मिलता है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। तांबे जैसा बादामी रंग देखने को मिलता है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। तांबे जैसे बादामी रंग की भैंस कौन सी है? तो वो कौन सी है? बदावरी जो भैंस, भैंस बदावरी, ठीक है। और तांबे जैसे रंग का बदामी रंग, बदामी बदावरी, बदामी बदावरी, याद रह जाएगा? हाँ जी रह जाएगा, इसके अंदर कोई 2 या 3 बात नहीं है। अब इसकी खास बात क्या है? इसके दूध के अंदर क्या हमें सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है भाई। जैसे मैंने गायों के अंदर पढ़ा था भाई, इस गाय की नस्ल के अंदर हमें सबसे ज्यादा वसा देखने को मिलती है, यानी फैट देखने को मिलता है। तो बदावरी नस्ल की भैंस के अंदर क्या है? इसमें ना, सॉरी, इसमें नहीं, इसके दूध में, इसके दूध में क्या है? हमको सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है भाई। सबसे अधिक क्या है? वसा। वसा का मतलब समझ गए, यानी जो फैट परसेंटेज है वो हमको देखने, सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। सर्वाधिक वसा किसके दूध में देखने को मिलती है? हमें बदावरी नस्ल की भैंस के दूध में हमें सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। कैसे देखो, बदावरी का मतलब भरा हुआ होना, ठीक है। इसके दूध में वसा तो क्या है? भर भर के है, ठीक है। कितनी चेक कर लो, इसका दूध में भर भर के वसा भरी हुई है, ठीक है। तो बदावरी के अंदर क्या हमें सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। ओके जी, फैक्ट समझ में आया। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी होगी। अब आती है हमारी अगली नस्ल की भैंस जिसका नाम है जाफराबादी। कौन सी? जाफराबादी भाई। इसके बारे में सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, इतनी ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। जाफरा, जाफरा से क्या बन गया? आफरा। पेट का में आफरा आ जाओ है, ठीक है। और पेट में अगर आफरा होगा तो वजन तो बढ़ेगा। आफरा का मतलब समझ, पेट के अंदर हवा भर जाए, ठीक है। तो जाफराबादी जो नस्ल की भैंस है, ये क्या है? आपकी सबसे भारी नस्ल की भैंस है। आपसे पूछ ले भारी नस्ल की भैंसों के अंदर, मैंने आपको कल भी कराया था, मुर्रा होगी, जाफराबादी होगी, सारी किसके? भारी नस्ल के अंदर आती है। तो याद कैसे रखोगे? जाफराबादी के बारे में आ जाए तो सबसे पहले तो भैंस की सबसे भारी नस्लों के अंदर शुमार है, ठीक है। भैंस की आंख भैंस की सबसे भारी नस्लों में शुमार है भाई, भारी नस्लों में शामिल है। भैंस की सबसे भारी नस्लों के अंदर कौन शामिल है? बदावरी नस्ल की जो, सॉरी, जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है, क्या भैंस की सबसे भारी नस्लों के अंदर आती है। ओके जी। और ये कहां से बिलोंग करती है? गुजरात से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। गुजरात के गिर से संबंधित है भाई, गिर से संबंधित। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। प्रीवियस ईयर के अंदर सिर्फ यही पूछा गया था कि भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी, ऑप्शन दिए गए थे, तो उसके अंदर आपको जाफराबादी के टिक करना था, बस इतना ही प्रश्न आया था। और इससे रिलेटेड और कोई खास बात भी इसके अंदर नहीं है, जिसको आप याद रखो, ठीक, इतना ही याद रखना है। ओके, अगली जो भैंस की नस्ल आती है उसका नाम है मेहसाणा। मेष, ए मेष, महेश नहीं, मैस, मैस को बोल देते हैं मेहसाणा, ठीक है। तो मेहसाणा नस्ल की भैंस, इसकी 3-4 खास बात है। ये कहां कहां पर देखने को मिलती है? राजस्थान के एरिया के अंदर भी देखने को मिलती है, गुजरात के एरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। और जैसे हमने देखा था भारी श्रेणी, मध्यम श्रेणी, तो ये मध्यम श्रेणी की भैंस है, मतलब मीडियम रेंज की, ना तो घनी गात की भारी, ना गात की घनी हल्की, एक मीडियम रेंज की हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेहसाणा क्या है आपकी? मेनली राजस्थान एंड, कल करवाई थी ना ये मध्यम श्रेणी, और वो उसके अंदर देख लेना चाहिए। राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में हमको देखने को मिलती है कौन सी? मेहसाणा। ओके जी। और इसकी खास बात क्या है? मध्यम श्रेणी की भैंसों में शुमार है, मध्यम श्रेणी
की भैंसों में शामिल है मेहसाणा, शामिल है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद जो अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसके अंदर क्या है, जैसे एक मुर्रा नस्ल की भैंस मैंने अभी आपको करवाई, और एक है सुरती नस्ल की भैंस, अभी मैंने आपको करवाई नहीं, आगे करवाऊंगा। एक है सुरती नस्ल की भैंस, इन दोनों के मिश्रण से ये भैंस बनती है। चीजें समझ में आई? जैसे मैंने आपको गाय के अंदर करा था, राठी नस्ल की गाय है, किस किस के मिश्रण से बनती है, तो उसी टाइप से जो मेहसाणा नस्ल की गाय भैंस है ना, ये दो नस्लों के मिक्सचर से बनती है। कौन कौन सी दो नस्लें? एक तो मुर्रा नस्ल और एक सुरती नस्ल, दोनों के मिक्सचर से क्या बनती है तुम्हारी, यानी दोनों का मतलब टोचन करवा दिया तो उससे बनेगी मेहसाणा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मुर्रा और सुरती, मुर्रा एंड सुरती के टोचन से उत्पन्न हुई है भाई। ठीक है, मुर्रा और सुरती नस्ल की भैंस का जो टोचन होया ना, ये आवाज ना काटे अगर पिटाई कर दूंगा। उसके बाद क्या है, इसकी आपकी मतलब की उत्पत्ति हुई। अब तामना नु बेरा में मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा दूध देवा है, और उसका किसी और गेल टोचन करवा की, यानी और भी बढ़िया नस्ल की भैंस आ जाएगी, तो यानी सीधी सी बात है, या और भी अच्छा दूध देगी। तो अगर आपसे पूछ ले ऐसी भैंस जिसका दुग्ध काल सर्वाधिक है, यानी जो लंबे समय तक दूध देने का काम करती है, तो वो भैंस भी कौन सी है? मेहसाणा। ठीक है, यानी कि क्या इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, सबसे लंबा क्या होता है इसका? दुग्ध काल। क्या होता है? लंबा दुग्ध काल होता है जी। ठीक है, मेहसाणा भैंस का क्या सबसे लंबा क्या होता है? दुग्ध काल। ओके, यानी दूध देने का टाइम पीरियड इसका सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। और इसकी और क्या खास बात है, इसकी पुंजड़ काले रंग की मिल है भाई। ठीक है, और उसका नीचे स्विच सा बनया, जो अपना बिजली का स्विच को नहीं होता, ऐसे ऐसे स्विच बनया होता है। ठीक है, तो इसकी पूछ ले, काले रंग की पूंछ की स्विच है, वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? तो मेहसाणा के अंदर भाई। ठीक है, काले रंग की पूंछ की स्विच की पूंछ की जो स्विच है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? मेहसाणा भैंस के अंदर। ये फैक्ट क्लियर है। मेहसाणा के बारे में आपको सिर्फ ये 4-5 फैक्ट याद रखने। कौन कौन से? एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। राजस्थान और गुजरात के एरिया के अंदर मध्यम श्रेणी की भैंस है। ओके जी, इसके अलावा दुग्ध काल भी सबसे लंबा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मुर्रा और सुरती का टोचन करवाया था, तब जाके मतलब कि पैदा हुई थी, और काले रंग की पूंछ की स्विच हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। बस इतने ही फैक्टर आपको मेहसाणा के बारे में याद करने। आगे चलो भाई। सर जी मारा तो भैंस ने खोला बोलना है, सारा इनो बोलना खोला, नो कौन बोलिया कर दे मैस्ती खोला। जो आची नो पुरानी हो जाए ना, थोड़ी बड़ी उम्र की हो जाए, नो थुल थुल सी नो कर दे चाले अगर मटक तुस्ती खोला बोलिया कर। ठीक है, जवान जोटियां लग मैसा लग खोला कौन बोल दे यार। फीमेल का तो इम्पॉसिबल है ना सर, 50 नंबर वालों का नंबर आना। भाई निकिता मैं क्या बताऊं यार, बीजार ना भी आवे। बाकी है तो मुश्किल, क्योंकि वैकेंसियाँ कम है ना फीमेल की, है तो मुश्किल भाई। बाकी देखो हम तो कहते को ना भाई, कहते डिमोटिवेट हो जाए बालक। कही थी एक बार वीडियो बनाई थी ना, बोले डिमोटिवेट हो गए सारे जने लागे कमेंट में एक से थी, बोलो डिमोटिवेट कर दियो, डिमोटिवेट कर दियो। हम ना बात जो हमारा नंबर आ गया तो तेरा नाम पर्ची पर लिख के फांसी खा जावाए नो बोले भाई मेरे लिए। मन तो हटा दी वीडियो, मन बहुत दुख होया भाई उस चीज़ का। 1% भी दुख को नहीं, रत्ती पर भी। देखो भाई, आगे देखो भाई, अगली जो हमारी जो भैंस आती है उसका नाम है हमारे पास नीली रावी। नीली रावी, इसका नाम नीली रावी क्यों पड़ा? क्योंकि एक नदी है जिसका नाम है सतलुज नदी, और सतलुज नदी का पानी नीले रंग का था, और ये उस नदी के आसपास के एरिया के अंदर ये भैंस हमको देखने को मिलती है। तो उसी नदी के पानी के बिहाफ पर इसका नाम रख दिया गया क्या? नीली रावी। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी नीली रावी। नीली रावी है, ये कौन सी भैंस है? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नीली रावी की क्या खासियत हमारे पास? एक पहली बात तो पंजाब के, क्योंकि सतलुज नदी पंजाब साइड के एरिया से वहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो पंजाब के एरिया से बिलोंग करती है, और सतलुज नदी के आसपास के एरिया के अंदर ये देखने को मिलती है। और सतलुज नदी का पानी नीला है, उसी की वजह से इसका नाम रखा गया नीली रावी। ठीक है, तो कहां पर हमको देखने को मिलती है? पंजाब के आसपास एरिया में हमको देखने को मिलती है। ठीक है जी, दूसरा यहां पर यहीं पर लिख देता हूं, सतलुज नदी के
सतलुज नदी के पास, ठीक है। और सतलुज नदी की वजह से इसका नाम क्या है, वो उसका रंग नीला है पानी का, तो इसका नाम भी क्या, नीली रावी रख दिया गया, ठीक है जी। इसकी खास बात क्या है, इसकी जो पूंछ होती है, जो इसकी पुंजड़ है, वो धरती के ऐसे बिड़ती हुई चलती है, मतलब लंबी पुंजड़ है इसकी, नीचे से क्या गुच्छेदार, ठीक है, गुच्छेदार और सफेद सफेद, अंतिम जो उसका लास्ट जो पोर्शन होगा पुंजड़ का, वो गुच्छेदार और सफेद देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, लंबी पूंछ है, लंबी पूंछ धरती को टच करते हुए चलती है, करते हुए चलती है, और अंतिम भाग जो इसकी पुंजड़ का जो जमा लास्ट वाला पोर्शन हो ना, वो कैसा होता है, अंतिम भाग गुच्छेदार प्लस वाइट है, ठीक है। जो पुंजड़ का जो लास्ट भाग है ना, जो नीचा नीचा जो धरती के अंदर भिड़न लग रहा है, वो कैसा गुच्छमदार, ऐसे नो थल थल सा पूरा नो गुच्छेदार और व्हाइट व्हाइट कलर का हमको देखने को मिलता है। ओके जी, इफेक्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। इसकी खास बात क्या, जिसकी खास बात है, इसके दूध के अंदर सबसे कम वसा होती है, इसके दूध में सबसे कम वसा, और सबसे ज्यादा किसके दूध में थी, सबसे कम वसा, वसा मतलब फैट परसेंटेज होता है, ठीक है। चीजें समझ में आई सभी साथियों के। और सबसे ज्यादा किसके अंदर थी, गोदावरी के अंदर, गोदावरी के दूध के अंदर भर भर के वसा थी, भर भर के वसा थी। और सबसे कम बात करें तो नीली रावी में, नदी का पानी जहां पर लग जाए सारे मोटापा उतर जाता है भाई, ठीक है, यानी कि वसा तुम्हारी सारी उतर जाएगी। नीली रावी के अंदर सबसे कम वसा, सबसे ज्यादा वसा की बात करें तो किसके अंदर, गोदावरी के अंदर भर भर के वसा हमको देखने को मिलती। जाफराबादी पूरा नो आफरार या पूरा बड़ा पेटोर यानी भारी नस्ल की भैंस है, ठीक है। और मेहसाणा क्या, दो का मिक्सचर है, एक मुर्रा और दूसरी तुम्हारी कौन सी, सुरती नस्ल की, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी, इतने फैक्टर हर एक साथी क्लियर। आगे चलूं भाई, सर भी सफेद होता है सर नीली रावी का, ओके। महान कटारिया, भाई महान कटारिया आप वीएलडी वगैरह करने लग रहे हो क्या भाई, मतलब आप जिस हिसाब से ये चीजें बताते हो, मेरे को ऐसे लगता है जैसे आपको बहुत ज्यादा इन चीजों की नॉलेज है, आप शायद वीएलडी वगैरह करने लग रहे हो, जहां तक मेरे को लगने लग रहा है। Am I right? ओके सर, मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, कोई रिप्लाई नहीं। आल सिंह आ जाएगा भाई, वो बंदा खाली कौन बैठा, और भी काम कर रहा है, ठीक है। वो बंदा जैसे ही फ्री होगा, आपका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। एक सांस में लठना रखा करो बेचारा। ओके सर, बफेलो के ग्रुप को गिरोह बोलते हैं, अच्छा ये चीज तो हमें आज ही पता लगी। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलूं भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सर किया है मैंने मैसेज व्हाट्सएप पर, अरे आ जाएगा रिप्लाई, कह तो दिया भाई, थोड़ा सब्र तो रख मेरे भाई। एक सेकंड रुक जाओ। देखो भाई, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारी अगली नस्लों के ऊपर। इतनी नस्लें हम लोग कर चुके हैं भाई, ठीक है। नीली रावी के बारे में रुको, एक और फैक्चुअल क्वेश्चन रह गया नीली रावी के बारे में। इसके बारे में एक फैक्ट और रह गया आपका, इसको भाई पंच कल्याणी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। एक पंच कल्याणी है, दूसरा नाम इसका पंच बदरा भी है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, लिखवानी भूल गया मैं। इसको पंच कल्याणी या पंचभद्रा भी इसको बोलते हैं, पंचभद्रा भी
बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे कौन सी मुर्रा और सुरती के मिक्सचर से क्या उत्पन्न हुई थी? मेहसाणा। ठीक है, तो मेहसाणा जिसकी वंशज है सुरती की। अब हम लोग पढ़ते हैं सुरती नस्ल की भैंस के बारे में। मेनली वही गुजरात के एरिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, जैसे दाती नहीं होती, दाती देखी होगी आपने खेत के अंदर, दराती जिससे फसल काटते हैं, तो जो दराती होती, दराती की शेप के इसके सींग होते हैं, ऐसे ऐसे दराती की शेप के। ठीक है, तो आपसे पूछा दराती की शेप के सींग किसके होते हैं? तो सुरती नस्ल की भैंस के। ठीक है, मेनली कहां पर? मेनली यानी मुख्यतः गुजरात एरिया में मिलती है भाई, गुजरात एरिया में मिलती है, एरिया में मिलती है। और इसकी खास बात क्या है? दराती की आकृति के सींग देखने को मिलते हैं, आकृति के सींग देखने को मिलते हैं भाई, इसके सींग देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है भाई, याद कैसे रखो? है सुरती दराती, सुरती दराती, रति 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 रति। ठीक है, सुरती दराती, दराती के शेप के सींग किसके? सुरती नस्ल की भैंस के देखने को मिलते हैं। ओके जी, अगली जो नस्ल हमारे पास आती है उसका नाम है टोडा। क्या नाम है? टोडा। टोडा देखो तो हम समझो टर्डू मिंडक है भाई, टोडा पूरी टोडा सी है भाई, टोडा सी मतलब पूरी भारी गात की टोडा सी। ठीक है, ये हमें कहां पर देखने मिलती है? हमें नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां पता होंगी, इंडिया जीके के अंदर पढ़ाई थी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर हमको देखने में मिलती है। तो ये मेनली नीलगिरी की पहाड़ियां यानी तमिलनाडु के अंदर हमको देखने को मिलती है। और इसकी खास बात क्या है? जो भैंस की सबसे उग्र नस्ल, उग्र का मतलब नु गुस्से वाली जिदे उड़ा देवा अगला बंदा ना। ठीक है, तो भैंस की सबसे जो उग्र नस्ल है उनके अंदर हमको देखने को मिलती है। तो ये मैं कहां पर देखूं? टोडा मतलब टर्डू मिंडक सी है नो, जिदे अटैक कर देगी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ी कहां पर देखने को मिलती है हमें? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर भाई, जहां पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है जी, सेकंड फैक्ट हमारा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में हमको देखने को मिलती है। और दूसरा क्या था इसका? सबसे उग्र नस्ल की भैंस है भाई, सबसे उग्र, उग्र का मतलब गुस्सेल नस्ल की भैंस है, की भैंस है। ओके, कौन सी तुम्हारे पास? टोडा। ठीक है, टोडा आजा करूं गोड्डा गोड्डा। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है सभी साथियों के? हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली जो हमारे पास भैंस की नस्ल आती है उसका नाम है जरंगी। क्या नाम है? जरंगी। अब जिस चीज के ऊपर जंग लग जाता है वो क्या है? वो खत्म हो जाती है। लोहे के ऊपर जंग लगेगा तो लोहा क्या है? जंग खा के बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, साइज में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जरंगी क्या है? भारत के अंदर भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। जैसे गाय की हमने देखी थी केरला के अंदर थी, जो चूर चूर हो गई थी। ठीक है, मिनिएचर जिसको बोलते थे, तो उसी टाइप से भारत में भैंस की सबसे छोटी नस्ल जरंगी, बजर लाग के बिल्कुल छोटी सी होगी। ठीक है, भारत में भैंस की सबसे छोटी जो नस्ल है वो कौन सी हमको देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है टोडा। ओ सॉरी, टोडा के यार, जरंगी। ठीक है, टोडा तो उग्र नस्ल है। ओके जी, चीजें समझ में, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। अगले आते हैं हमारे पास गोदावरी, बस लास्ट है नस्ल भैंस की, उसका दौर नस्ल पढ़ने की जरूरत नहीं। गोदावरी, गोदावरी कहां पर हमको? आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर हमको गोदावरी नस्ल की भैंसें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद मतलब इसकी जो खास बात है वो ये है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ना, उसने ग्रेडिंग अप प्रोसेस से इस भैंस को तैयार कराया। ग्रेडिंग अप का मतलब मुर्रा के जो शुक्राणु हैं और जो उसका अंडा है उसको काट के उसके लेवल आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा के उनको ग्रेड अप करके तब इस भैंस की नस्ल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो गोदावरी हमको कहां पर? यह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अक्षेत्र में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है जी, और इसको कैसे तैयार किया गया? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। कौन सी नस्ल को है? मुर्रा को
इसको मुर्रा भैंस को ग्रेडिंग अप करके तैयार किया गया है। ग्रेडिंग अप, ये प्रोसेस होती है भाई, ग्रेडिंग अप करके तैयार किया गया है। ठीक है भाई। तो भैंस की जितनी नस्लें हैं, जो इंपॉर्टेंट मैसे हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, किसकी क्या खासियत है, क्या खास बात है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसके दूध में वसा अधिक है, किसके दूध में वसा कम है, वगैरह वगैरह सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब हम लोग भैंस का जो दूध है, दूध के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कराएंगे कि भाई भैंस के, जैसे गाय के दूध का रंग पीला किस वजह से होता है, बीटा कैरोटीन। उसी टाइप से भैंस का जो दूध है उसका रंग सफेद किस वजह से होता है, कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट, उसके दूध का पीएच कितना होता है और ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं। आओ, तो अब हम लोग बात करेंगे भैंस का दूध। पहली बात तो भैंस का दूध होता कैसा है, व्हाइट कलर का। जैसे गाय का दूध पीला होता है उसी टाइप से भैंस का दूध कैसा होता है, सफेद कलर का होता है भाई। और इसका रंग सफेद किसकी वजह से होता है, कैसीन प्रोटीन की वजह से भाई। कैसीन प्रोटीन की वजह से क्या होता है इसका, आपका सफेद रंग। पूछे जाते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन प्रीवियस ईयर के अंदर आया, तो ये भी आ सकता है आगे। कैसीन प्रोटीन आज तक तो आया नहीं, क्या पता आगे आ जाए। तो कैसीन प्रोटीन याद रखना। ओके जी। भैंस के दूध का पीएच कितना होता है जी, दूध का पीएच कितना होता है, तो 6.7 से 6.8, यानी कि एसिडिक ही होता है। ठीक है, यानी एसिडिक, 7.5 से कम तो एसिड होता है, लेकिन कम एसिडिक होता है, बहुत कम एसिडिक होता है, ना के बराबर ही समझो। पानी कितना देखने को मिलता है जी, गाय के दूध में 87% पानी था, इसके दूध में कितना 82.76% पानी हमको देखने को मिलता है। 82.76% हमको पानी देखने को मिलता। पूछा जाता है, गाय वाला पूछा हुआ, इसका आज तक पूछा नहीं, हो सकता आगे पूछ ले। ठीक है, एवरेज वसा कितनी देखने को मिलती है, औसत वसा। ये तो हर एक भैंस के दूध वाइज अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज, एवरेज का मतलब सारियां का मिला के एक लगभग मोटा मोटा एवरेज कितना हुआ है, तो 7.38% हुआ एवरेज। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया ना भाई, इस भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है, इसके दूध में सबसे कम वसा होती है, तो वो हर एक भैंस के दूध में अलग अलग होती है दूध वाइज, लेकिन एक एवरेज है वो आपका इतना आता 7.38% के लगभग एक एवरेज वसा हमको देखने को मिलती है। ओके जी। एवरेज प्रोटीन कितना देखने को मिलता है, ये प्रोटीन भी एवरेज है। ठीक है, भैंस का जो दूध है उसके अंदर एवरेज प्रोटीन कितना देखने को मिलता है, तो लगभग आपको 3.60% आपको पानी प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, चीजें क्लियर इतनी हर एक साथी के, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। क्या हुआ, ऑल क्लियर। भैंस आधार दांतों की संख्या 32। अरे ये कोई नहीं पूछता यार, भैंस में दांतों की संख्या 32 है, इन्होंने पूछ लेंगे उसका मैं आरबीसी कड़ा जा है, डब्ल्यूबीसी कड़ा जा, ये चीज मैं पढ़ चुका ऑलरेडी। आरबीसी कड़ा जा, डब्ल्यूबीसी, ये आज तक कभी नहीं पूछी। अरे ना पूछा भाई, इनको वीएलडीए का कोर्स नहीं करना मेरे भाई, मैं फिर यही चीज कहने लग रहा हूं। जो चीज पूछने की है एग्जामिनर जो पूछ सकता हूं मैं करवाने लग रहा हूं। ये बेफालतू की चीज तो चीज हम कितनी करवा लो मेरे पे, मैं भी करवा दूँ ये चीज। हाँ भाई, इसके दांत कितने होते हैं, इसके अंदर हड्डियां कितनी होती हैं, ठीक है, ये दिन में कितनी बार चबाती है, कितने किलो गोबर रखती है, ये कितने लीटर पानी पीती है, ये चीजें नहीं पूछता भाई एग्जामिनर। ठीक है, जो चीज पूछने की वो आपको करवाने लग रहा हूं। अगर वो चीजें भी करनी है तो फिर ये समझ लो एक डाल से वीएलडी का कोर्स करना पड़ेगा पूरा पूरा। मान रहे हो ये चीज, तो उसका कोई फायदा तो नहीं है यार। 10 नंबर की आनी है, 10 नंबर में यार इतना सौदा थोड़ी ना होगा। कोई एक आधा पर्सन आ भी जाकर इस टाइप का, तो इतनी तो कॉमन सेंस आदमी स्किप मार देगा और घना घना के होगा। मन्ना तो बाकी लागत को नहीं डालेगा, कुछ आओगे भैंस के दांत कितने हैं, फिर तेरनो वीएलडी करवा दो, क्यों हरियाणा पुलिस का मैं मानता हूं, फिर तो ये कंडीशन रख देंगे +2 पास विद वीएलडी, वो फार्म भर सिका है। मान रहे हो इस चीज को? मैं मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट करवाने लग रहा है आपको, जो मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने देखा जो चीजें आई हुई है पिछले सालों के अंदर, ठीक है, या आगे आने की संभावनाएं हैं भाई, ये चीजें आगे आगे आ सकती हैं। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग वो चीजें करवाने लग रहा हूं भाई। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा। अकेला भैंस का लेक्चर है, 6 दिन में खत्म होगा। 6 दिन तक भैंस पढ़ी जाओ, रोज सुबह रहा जी 100 डाल के हुआ है, प्रेग्नेंट कौन से तरीकों से होती है, भैंस की नाड़ी की गति कितनी है, इस डाल के प्रश्न भी है भाई इसका मैं। ठीक है, भैंस दिन में क्या बार सांस लेती है, रामती कितनी बार रामती है, बता भाई, जरूरी है राम। एवरेज पूछ रहा है कि ये चीज थोड़ी ना आया करे, वो तो वीएलडी को सुनाऊंगी यार। आगे चलूं भाई,
ये प्रीवियस ईयर जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो पिछले सालों में पूछे गए ना भाई, उसके हिसाब से मैंने सारा कंटेंट तैयार करने लगे रहा हूं। ऐसे नहीं मैं बोकी में मैंने तैयार करके अब की मैं ले दूं तरागा, ठीक है। उसका हम लोग बात करें भैंस का मध चक्कर। मध चक्कर मैंने गाय का ही पढ़ा था। मध चक्कर का मतलब जो इसका प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, एक तरीके से जो पीरियड्स आते हैं वो वाला चक्कर हो गया इसका, ठीक है। तो जो भैंस का मध चक्कर होता है कितने दिनों का होता है? लगभग 21 दिन का होता है, ठीक है। यानी कि हर 21 दिन के बाद क्या इसको पीरियड्स आते हैं, यानी हर 21 दिन के अंदर इसके पेट में गर्भाशय की दीवारें बनती है, और अगर उसको शुक्राणु मिल जाते हैं झोटे के, ठीक है, तो ये प्रेग्नेंट हो जाती है, और अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलते तो ये प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है। तो मध चक्कर कितना इसके 21 दिन का हमें है मध चक्कर देखने को मिलता है, ठीक है। और मध काल यानी इसका मध चक्कर जब शुरू होता है तो उसके कितने घंटे बाद, कितने घंटे के अंदर इसको प्रेग्नेंट कर देना चाहिए? 12 घंटे के अंदर इसको प्रेग्नेंट कर देना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, मध काल शुरू होने के 12 आवर्स के अंदर गर्भधान जरूरी है, ठीक है। गर्भधारण आपका जरूरी है 12 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अगर 12 घंटे तक इसको शुक्राणु नहीं मिलता तो ये प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। 12 घंटे के लिए ही अंडा आता है अपना बाहर, ठीक है, ओके जी। और फिर दोबारा से ये मध काल के लिए अगला जो नेक्स्ट मध काल है उसके लिए फिर कितने दिन में मतलब दोबारा से तैयार हो जाते हैं? तो 19 से 21 दिन के अंदर क्या है, मध काल के लक्षण दोबारा से प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। मध काल के लक्षण जो लक्षण है पुनः प्रकट कब होते हैं? पुनः प्रकट आपके 19 से 21 दिन बाद। 21 दिन बाद क्या है, दोबारा से ये लक्षण आपके प्रकट हो जाते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमें समझ में आए, सारे फैक्टर दिमाग के अंदर घुस गए। ओके भाई, अब जो भैंस होगा ना, भैंसा का जो सींग होगा ना, जैसे सींग ऐसे होने छोटे हैं, ऐसे नु बड़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये भैंस का सिर है, मान लिया ये भैंस का सिर है, ठीक है, इधर भैंस का मुंह हो गया। अब यहां पर ये सींग है ना, सींग ऐसे उगेंगे, सींग टन 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 टन, ये पहले इतने होंगे, आगे धीरे धीरे समय के साथ जाके ऐसे गुंडी खाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये भी इस तरफ से ऐसे जाके ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो पहली बार जो ये गुंडी खाते हैं ना, ये मतलब छल्ला सा जो बनेगा, ये आपका पहली बार छल्ला, ये कितने साल की उम्र में बना? तो 3 साल की उम्र में भाई, ठीक है। आपसे पूछेगा भैंस के सींग में छल्ला है पहली बार कितने वर्ष की उम्र में बनता है? तो 3 वर्ष की उम्र में। 3 साल में क्या है, भैंस के सींग में पहली बार छल्ला बनता है, ठीक है। पहली बार छल्ला मतलब ऐसे गोल गोल शेप धारण कर लिया है, पहली बार छल्ला बनता है। चीजें समझ में आई? कब? 3 साल की अवस्था के अंदर। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे हमने देखा था गाय के अंदर जो आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी होती थी, कृत्रिम गर्भाधान होता था, उस विधि को क्या बोलते थे? रेक्टोवजाइनल मेथड। बताया था मैंने आप लोगों को, हाँ जी आपने बताया था, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी गाय के अंदर जो आपका वो पूरा वो सारा सिस्टम वो किस शेप का होता है? वाई शेप का या बाइरेट शेप का? मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ जी। तो इसके अंदर किस शेप का होता है? तो इसके अंदर हमको बादाम आकार का देखना, जैसे बादाम हो ना, बादाम की शेप देख रही है ऐसे, इस आकार का हमको इसके अंदर है जो गर्भ वाला सिस्टम सारा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 चीज और याद रखेंगे सभी साथी, लिखेंगे। गाय और भैंस के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया? गाय के अंदर वाई शेप का, इसके अंदर बादाम शेप का। तो हम लोग क्या बात करने लग रहे थे? हाँ भाई, इसके अंदर जो आपका कृत्रिम गर्भाधान किस विधि से किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान है वो आपका किस विधि से किया जाता है? रेट्रो वजाइनल मेथड से, ठीक है जी। और इसका गर्भाशय किस शेप का होता है? गर्भाशय शेप, जैसे उसके अंदर वाई शेप का होता है तो इसके अंदर बादामी शेप, जो बादाम होगा ना, बादाम की शेप का इसके अंदर हमें गर्भाशय देखने को मिलता है। ओके जी। अब जैसे हमने गाय के बारे में पढ़ा था, गाय को एक दिन में या फिर वजन के हिसाब से कितने शुष्क पदार्थ की जरूरत होती है? आप लोगों ने देखा नहीं था, 400 किलो की गाय है तो इसको कितने शुष्क पदार्थ की जरूरत होगी? हमने उसको 2.5% से गुणा किया था, याद है? उसी टाइप से भैंस के केस में कितने शुष्क पदार्थ की जरूरत होती है? तो 3 kg 100 kg बॉडी वेट के साथ। चीजें समझ में आई? आपको समझाता हूं। शुष्क पदार्थ की जरूरत, शुष्क पदार्थ कितना चाहिए? 3 kg पर 100 kg, 3 kg पर 100 kg वेट।
जैसे 100 किलो की अगर भैंस है तो उसके लिए 3 किलो हमें शुष्क पदार्थ चाहिए, यानी सूखा हमको चीज, तूड़ी वगैरह होगी, सूखी हमें इसका भोजन चाहिए। मान लिया आपसे पूछ ले भाई कि 400 किलो की भैंस है तो उसके लिए कितना चाहिए बताओ, तो 4 टाइम हो गया, गुणा 4, तो यहां पर भी 4 टाइम कर दो, यानी कि 12 किलो सूखा पदार्थ चाहिए। ठीक है, इस टाइप से अगर प्रश्न, जैसे उसके अंदर गाय के अंदर पूछा गया था ना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 वाली भर्ती के अंदर कि भाई गाय का वजन 600 किलो तो कितना शुष्क पदार्थ चाहिए, तो ये याद रखना 3 केजी पर 100 केजी के साथ आपको क्या है, शुष्क पदार्थ की जरूरत होती है। ओके जी। उत्पादन राशन, भाई दूध के उत्पादन के लिए कितना राशन देना होता है, उत्पादन राशन कितना चाहिए भैंस को, तो ये आपका चाहिए होता है। जैसे मान लिया अगर भैंस 1 किलो दूध देती है, या फिर मान लो 2 किलो मान के चलो, एक में तो फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, जीरो क्योंकि आधा बनेगा ना। अगर भैंस 2 किलो दूध देती है तो 1 किलो इसको दाना देना जरूरी होता है। दाने का मतलब खल बिनोड़े, जो खल बिनोड़े देवा, हाँ 1 किलो दाना 2 किलो दूध के साथ। जैसे भैंस दिन में 2 किलो दूध देवा है तो 1 किलो दाना, भैंस दिन में 10 किलो दूध देवा है तो कितना हो जाए, उसका आधा कर दो, यानी 5 किलो दाना देना ही पड़ेगा। तो उत्पादन राशन कितना है, 1 केजी दाना विद 2 केजी मिल्क। ठीक है, यानी 2 किलो दूध के साथ क्या है, 1 किलो दाना हमको इसको देना होता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। भैंस के सींग कैसे होते हैं जी, तो भैंस के सींग कैसे होते हैं, चपटे होते हैं भाई, चपटे। चपटे का मतलब नो थप्पी मार दियो किसी ना। ठीक है, तो भैंस के सींग कैसे होते हैं, चपटे, चपटी शेप में हमको देखने को मिलते हैं, चपटे होते हैं जी, चपटे होते हैं। इतने फैक्ट क्लियर हुए भाई भैंस के बारे में, मोटा मोटा मैंने काफी हद तक काफी चीजें पूरी कर ली। वैसे पूरा होने वाला भैंस का टॉपिक, भैंस बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड भाई। गुरुजी ये है हैंडीकैप्ट से 56 नंबर बनते, किस पोस्ट पर किस लेवल की, भाई जितेंद्र सिंह अभी नहीं पता मेरे भाई, जब तक वैकेंसियां नहीं आएंगी आपको नहीं बता सकते। जैसे आगे वैकेंसी आएंगे ना, जैसे मान लिया आगे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आती हैं, +2 लेवल की वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आने के बाद मैं आपको कट ऑफ बना के बता सकता हूं कि हाँ भाई इस वैकेंसी पे इतने नंबर आने लग की बारी आ जाएगी। ठीक है, जब तक वैकेंसी नहीं आती भाई नहीं बता सकते मेरे भाई। अब वैकेंसी पता नहीं, क्या पता किसी में 50 ही वैकेंसी आओ, मैंने कहा हाँ 50 का भी आ जाएगा, उसमें कैसे नंबर आएगा, मान रहे हो इस चीज को। हाँ, अब आगे बात करते हैं भाई, इधर करवा दूंगा, आगे करवा दूंगा, अगला पेज पर करवा दूं। भैंस में ये थन कितने होते हैं भैंस के, सभी को पता है भैंस के थन कितने होते हैं, 4 होते हैं जी। ओके, भैंस में यौवनावस्था, जो जवानी है, यौवनावस्था जवानी है, वह किस उम्र के अंदर आ जाती है भैंस के अंदर, जैसे मैंने गाय के अंदर पढ़ी उसी टाइप से भैंस के अंदर जवानी आपकी वही 2 से 2.5 साल की उम्र के अंदर। ठीक है, यानी कि 24 से 36 माह, आप मतलब 3 साल लगा लो, 24 से 36 माह की एज के अंदर क्या है आपके, मतलब भैंस के अंदर यौवनावस्था यानी जवानी आने का काम शुरू हो जाता है। ओके जी। अब जैसे हमने गाय के अंदर पढ़ा था, भाई गाय की अगर मान लो आपको नस्ल सुधारनी है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, चयनित प्रजनन विधि। चयनित का मतलब मैं खुद चयन करूंगा कि हाँ भाई मेरी गां है या इस नस्ल की है, साहीवाल की है, तो भाई मना इस दूसरी नस्ल वाला जोटा गेल इसका टोचन बिठवाना है ताकि और बढ़िया नस्ल का बालक जामे और बढ़िया दूध देवे। ठीक है, एक नई नस्ल पैदा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है भाई, कौन सी प्रजनन विधि जो इसके लिए बेस्ट होती है नस्ल सुधार के लिए, चयन प्रजनन विधि, मतलब जो आप खुद चयन करा। ठीक है, चयनित प्रजनन विधि, नस्ल सुधार विधि, नस्ल सुधार जो विधि है वो कौन सी है भाई, वो है चयनित प्रजनन विधि। मैं मेरी मर्जी था इसका प्रजनन करवाऊंगा, प्रजनन विधि। ठीक है, जड़ा मना पसंद है जोन सा जो टाइल टोचन बिठवाना उस गेल बिठवाऊंगा, यानी आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी एक तरीके से। ठीक है जी। अब आपको पता राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान कड़े है आपके हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, हरियाणा जी के अंदर हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो इसके अनुसार भारत में, पूरे भारत के अंदर है भैंस की टोटल नस्लें कितनी मिलती है, जैसे मैंने गाय की टोटल नस्लें पढ़ी थी उसी के अनुसार इसकी टोटल नस्लें कितनी है भैंस की, तो भैंस की 13 नस्लें हमको देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान के अनुसार
भैंस की टोटल हमें कितनी नस्ल देखने मिलती है? भैंस की नस्ल कड़ा है यो, पता तो होगा ना, इंडिया जी उसमें हरियाणा जी के में करवा रखे हो। किधर है ये? करनाल के अंदर है भाई। स्थापना कब हुई थी बताओ कमेंट करके। तो टोटल कितनी भाई? टोटल हमें 13 भैंसों की नस्लें देखने को मिलती है। टोटल कितनी? 13 भैंसों की नस्लें हैं पशु आनुवांशिकी संस्थान करनाल के तहत भाई। ठीक है जी। अब आती है क्लोन भैंस। क्लोन ये क्या सिस्टम है जी? ये क्लोन है, साइंटिस्टों ने बहुत पहले ये सिस्टम डेवलप कर लिया था क्लोन वाला। क्लोन होता क्या जी? क्लोन होता है उसकी फोटो कॉपी। इंसानों के ऊपर अभी एक क्लोन बनाना सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन पशुओं के ऊपर बना सकते हैं। क्या होता है जी क्लोन वगैरह, क्या सिस्टम होता है जी? ये भी मेनली नस्ल सुधार की प्रोसेस होती है। इसके तहत मशीनरी के अंदर, जैसे मान लिया भाई मैं हूं, मेरे जीन्स, मेरे डीएनए सारे खून में तक काट गई, और उस जीन्स डीएनए का प्रयोग करके किसी और का पेट में वो मेरे जीन्स डीएनए डाल की, ठीक है, उस महिला को प्रेग्नेंट करके मेरा ये बर्गा डिट्टो सेम जैसा मेरा दिमाग उससे दिमाग का, जैसा मेरा शरीर उससे शरीर का एक और बालक पैदा कर दे, मेरा जैसा क्लोन बना देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोन मेथड। चीजें समझ में आई? अब जैसे मान लिया एक बढ़िया नस्ल की भैंस आएगी, बढ़िया नस्ल की काटड़ी आएगी जो सबसे बढ़िया दूध देवा है, तो उसके जीन्स काट के, उसके एक सारा सौदा काट के मशीन में गेड़ के और किसी और दूसरी भैंस का पेट में उगा भर के और भाई उसका क्लोन बनाया देवा है। ठीक है, या अभी इंसाना पर बैन कर रखी है टेक्निक, साइंटिस्टों ने टेक्निक खोज रखी है, तो अभी पशुओं के ऊपर यूज हुआ है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है विश्व की प्रथम क्लोन भैंस, विश्व की प्रथम क्लोन भैंस, मतलब लगभग मेरा जैसा ये बालक पैदा होगा, डिट्टो सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सका भाई कद काठी में या कोई और चीज में। ठीक है, विश्व की पहली जो क्लोन भैंस है उसका नाम पूछा था समरूप। समरूप का मतलब क्या है भाई? एक जैसा इसका रूप है, समान रूप है भाई इसका, जिसका गेल इसका क्लोन बनाना था उससे बड़ा इसका रूप है। क्या हो गया सर जी? लैपटॉप लिंक कर दो सेंड। सविता भाई, सविता डायरेक्ट सर्च कर लो आप। जैसे आप गूगल खोलोगे ना, क्रोम खोलोगे लैपटॉप के ऊपर, तो जॉब्स टारगेट के नाम से अपनी वेबसाइट सर्च कर लेना। पहले नंबर पे अपनी वेबसाइट आओगी, उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते ही है ना, उधर आपका फोन नंबर लॉगिन करने के लिए मांगा, फोन नंबर लॉगिन कर लेना जिससे आपने बैच ले रखा है। आपके पास ओटीपी आएगी, लॉगिन करके आप लोग मतलब कि एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर भी। ठीक है, तो पहली कौन सी थी? समरूप का मतलब होगा भाई समान रूप, वैसे का क्लोन है। तो आपसे पूछा जाता है विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी? आपकी समरूप है। ठीक है, ये क्लोन बनाया कब था? ये क्लोन बनाया था 6 फरवरी 2009 को। ओके जी, लेकिन वो घने दिन तक जिंदा नहीं रही ये भैंस, या जो नई काटड़ी जो पैदा हुई थी मात्र 6 दिन तक जीवित रही थी, 6 दिन में मर गई। ठीक है, आर्टिफिशियल बनाओगे तो भाई नो मरेंगे। एक भगवान का भाई न्यारा सिस्टम है, इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, मात्र 6 दिन में इसकी मृत्यु हो गई थी, 6 दिन लग गया, जी थी। ओके, तो आपसे पूछे विश्व की प्रथम क्लोन भैंस ये कौन सी हो जाएगी आपके पास? समरूप हो जाएगी। ओके जी। अगर आपसे पूछे विश्व की प्रथम क्लोन कटिया, क्लोन कटिया, या तो भैंस पूरी पूरी भैंस जमवाई दी मारथिया ना, मशीनरी तो पूरी पूरी भैंस बनाई दी नुक्की नु डिट्टो सेम। ठीक है, 6 दिन लग जी, क्योंकि नेचुरल इंसान तो नेचुरल हो है। तो पहली क्लोन कटिया उसका क्या नाम था? उसका नाम था गरिमा। साइंटिस्ट ने बोले तुम्हारी गरिमा बना रही रखिए भाई, तुम्हारी इज्जत बचा लिए, या जो समरूप थी या तो खत्म होगी, तुम्हारी इज्जत जरूर बचा लिए भाई। ठीक है, इसने इज्जत बचा भी ली, या 2 वर्ष 2 महीने तक जी भाई। कितने? 2 साल 2 महीने तक ये जी भाई, 2 साल 2 महीने तक जीवित रही, उसके बाद इसकी भी मृत्यु होगी। ठीक है, यानी जो भैंसों का जो औसत जीवन काल है 15 से 20 वर्ष, उतने साल तक ये नहीं जी पाई, मात्र 2 वर्ष और 2 महीने तक ये जीवित रही। ओके जी। पहला क्लोन कटरा पूछ ले, वह क्लोन काटड़ा, क्लोन ना लिख दिया, क्लोन काटड़ा पहला, इसका क्या नाम होगा बताओ भाई? तो पहला जो क्लोन काटड़ा आपका तैयार किया गया था उसका नाम था हिसार गौरव, और ये हिसार के अंदर तैयार किया गया था। जो हिसार के अंदर है ना आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान, उसके द्वारा ये तैयार कराया गया था। ये जो सारे हैं ये आपके करनाल वाले सेंटर के द्वारा तैयार करे गए थे। लिख लो, ये जो क्लोन भैंस ये है ना, ये सारे करनाल है ना, जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल ने तैयार करी थी। क्लोन भैंस भी, क्लोन कटिया भी, लेकिन क्लोन काटड़ा ये हिसार के अंदर तैयार हुआ था, तो इसका नाम था हिसार गौरव। भाई हिसार का इसने गौरव बढ़ाया है, पहला क्लोन काटड़ा। ठीक है, याद रह जाएगा। कब बनाया गया? साल 2017 के अंदर ये इबलग जीव है, इसकी मृत्यु नहीं हुई भाई। ठीक है, मतलब सक्सेसफुली रहा। हिसार का मैं कहता केंद्रीय भैंस अनुसंधान उसने बनाया था ये। ठीक है, ये दोनों आपके ये जो तारती पशु आनुवंशिकी संस्थान बता करनाल ना बनाए उड़े थे। ठीक है, अब आता हमारे पास जो अगला जो आता है, एक आता सच गौरव। बस सच्ची में
में गौरव वर्गा एक और आ गया, जैसे इशार गौरव जिया इबलग जीने लग रहा है, तो क्या सच में इस गौरव वर्गा एक और आ गया? ठीक है, ये क्या था, ये आपका जो असमिया भैंस है, यानी असम के अंदर जो एक असम नस्ल की भैंस है, उस भैंस से जन्म लेने वाला कलोन कटड़ा है ये। ठीक है, सच गौरव क्या है आपका? असमिया भैंस से। ये भी आपका करनाल वाले ने बनाया था, असमिया भैंस से जन्म लेने वाला कलोन कटड़ा वाला कलोन कटड़ा। ठीक है, आपको सिर्फ एक है वो अलग से याद रखना है, आपका कलोन कटड़ा कौन सा? इसार गौरव। यो आपका सिर्फ केंद्रीय भैंस अनुसंधान इसार के द्वारा तैयार कराया था, बाकी तीनों के तीनों है सच गौरव आ रही है, कलोन कटिया आ रही है और कलोन भैंस, ये सारे के सारे आपके करनाल वाले पशु आनुवंशिकी संस्थान के द्वारा तैयार करे गए थे। तो ये डिफरेंस को ध्यान में रखना। ओके भाई, तो अब भैंस से रिलेटेड जो भी तुम्हारा टॉपिक था, सारा सिलेबस है, वो हो गया तुम्हारा समाप्त। ठीक है, भैंस का रोड़ा खत्म। आप इन्हें दो टॉपिक लिपटा दिए हैं, गाय लिपटा दी है, भैंस लिपटा दिए हैं। गाय से रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ ली, सारे फैक्ट पढ़े, उसी टाइप से भैंस से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट हमने कल पढ़े थे और कुछ फैक्ट हमने आज पढ़ने का काम किया है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, पीडीएफ वगैरह तुमको क्लास के साथ अटैच होकर मिल ही जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग कल बकरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर भेड़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊंट के बारे में पढ़ेंगे, सूरा के बारे में पढ़ेंगे, लगभग सारे मोटे मोटे जो हरियाणा के अंदर जानवर पाए जाते हैं उन सभी के बारे में मोटा मोटा हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनकी बीमारियां, पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है, फिर एक आधी फूल पौधे की नस्ल का बारे में पढ़ाएंगे। धीरे धीरे करवा दियो, मैं टेंशन ना लो, तुम्हारे फिजिकल शुरू होंगे ना, उस तो पहला करवा दियो और बोल लो। यानी ये समझ लो 1 महीना तो फिजिकल में भी लगेगा, फिजिकल पास करोगे, फिजिकल पास होए बादशाह आगे मतलब 15-20 दिन का तो और भी टाइम मिलेगा, पेपर लगे महीना का टाइम लगा लो तो भी मतलब फिजिकल तो पहला करवाने लगे ना, फिजिकल का टाइम भी आराम था, रिविजन मारी कुछ करे तारी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, सगुन राणा बजा दे गाना, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, तो भैंस का टॉपिक हमारा हो चुका पूरा। ठीक है, पूरा डिटेल्ड करवा दिया भाई, फालतू की चीज मैंने करवाई नहीं है, जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के मैंने पर्सन देखे हैं जो आज तक पूछे हैं एचएसएससी ने, उसके हिसाब से और जो आगे आने की संभावना उसके हिसाब से मैंने आपको करवाए हैं। और आंडू बांडू तो बहुत पसंद है, भैंस के दांत कितने हुए हैं, धमनी कितनी चाल है उसकी, आरबीसी उसमें कड़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसी कड़ा हुआ है, या आंडू पांडू पर्सन भैंस की धड़कन कितनी चाल रही है, नहीं आते भाई। जो पूछा गया है, जैसे टेम्परेचर पूछा गया था भैंस के शरीर का तापमान कितना, तो मैंने आपको करवा दिया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, गाय के शरीर का तापमान पूछा गया तो मैंने करवा दिया। कुल वगैरह ये चीजें पूछी हुई थी तो मैंने आपको करवाई। जो चीज पूछी जा सकती है और जो चीज पूछी हुई थी वो मैंने आपको करवा दी। जो कोई नू दिख जमाए अटपटा प्रश्न भाई नू पूछ ले भैंस के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कोई प्रश्न होया यार, वीएलडी थोड़ी ना करनी है ना, मानो यह बात है। ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई, ओके, तो मिलते हैं भाई कल फिर सेम टाइम सेम जगह, लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।